Hi, good evening, good evening, good evening. Hello, hello, hello. Good afternoon, good afternoon. Hi Kanishka, hello प्रकाश, प्रकाश सिंह. तुम्हारा नाम काफी प्रकाश कर रहा है. Hi Anjali, good evening. Hi Spy, Spy. Harshita, hello. Hello Manisha. Hi फलक. ना तुम्हारे नाम से तो गाना ही याद आ गया फलक वाला. चलो. हाय अथर्व, हेलो राजपूत. आगे कुछ कुछ था. हाय सुरुचि. सुरुचि मेरी एक फ्रेंड का भी नाम है. चलो. हेलो तनिष्का. हाय. चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. स्टार्ट करें भाई आज की क्लास. पहले बता यार. देखो जीओसी का आज तीसरा लेक्चर भी डल गया. तो उन तीनों लेक्चर में आई होप आपने कर लिए होंगे. ठीक है, तीनों लेक्चर कवर. तो जीओसी से आई होप आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी, बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. हाँ फलक तक चल साथ मेरे जी जी जी. सो अब आज की क्लास में हमने देखो प्रिपरेशन हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी. सो हैलोवीन्स की बेटा एक प्रिपरेशन बची है तो उसको कर लेते हैं. अच्छा सुहानी, क्विक रिवीजन प्लीज. ओके कर लेते हैं. ठीक है. राधे राधे जी, राधे राधे. मजा आ गया जीओसी में. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक बार बेटा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने हैलोवेल्केन्स की प्रिपरेशन करी थी. वहां पे मैंने तुम्हें 4 मेथड्स कराए थे. जल्दी जल्दी धुन धुन से जवाब दे दो मेरे को. 4 मेथड्स हमने कौन से करे थे? थैंक यू जिसने बोला यू आर लुकिंग टू प्रिटी इन पोनी. पोनी लड़कियां जनरली तब बनाती हैं जब उन्होंने बाल नहीं धोए होते हैं ना. सो आज थर्सडे था. थर्सडे को मैं जनरली शैम्पू नहीं करती हूँ, तो इसीलिए इन बालों का राज जस्ट किडिंग. थैंक यू अमित या अनित सोनी. आई एम नॉट श्योर मैंने नाम सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट थैंक यू. है ना. चलो 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 स्टार्ट कर रहे हैं. टुडे इज माय बर्थडे. हैप्पी बर्थडे आंचल. रोज किसी ना किसी का बर्थडे है तुम्हारी क्लास में. रोज कोई ना कोई एक जरूर बच्चा ऐसा होता है जिसका बर्थडे होता है. चलो बढ़िया. सो हमने हैलोवेल्केन्स में 4 मेथड करे थे. मेरे को चारों मेथड, हाँ शुभम ने पहला आंसर दिया. सबसे पहले हमने अल्कोहल से बनाया था. अल्कोहल में हमने अलग अलग मेथड्स करे थे बेटा. एनसीईआरटी में सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन देख रखे हैं तो आपने वहां से कर लिया होगा, बट आपको डिटेल में पढ़ाया है मैंने. सेकेंड हमने करा था बेटा अल्कोहल्स के बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में भी हमने अलग अलग मेथड्स करे थे. पहले एल्केन से बनाया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फिर एल्कीन से बनाया. एल्कीन में हमने एक बार HX की एडिशन कराई, X2 की एडिशन कराई. एल्कीन्स में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल थी, तब भी हमें हैलोवेल्केन्स मिल रहे थे. उसके बाद हमने तीसरा मेथड करा था हैलोजन एक्सचेंज. वहां पे मैंने तुम्हें 2 नेम्ड रिएक्शन कराए थे. जल्दी से वो 2 नेम्ड रिएक्शन बता दो हैलोजन एक्सचेंज में. हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा. जल्दी जल्दी बता दो बेटा. मेरा बर्थडे 29 फरवरी को आता है, जो अगले साल आएगा, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है. ठीक है. मेरे घर वालों ने लगता है बहुत सोच समझ के प्लान करा था मुझको कि मैं 90, आई एम अ लीप ईयर बोर्न. सो 29 फरवरी काफी रेयर बर्थडे है मेरा. तो मेरे सारे आसपास जो भी लोग होते हैं उन सबको याद रहता है, चाहे वो मेरे स्कूल की प्रिंसिपल हो, कॉलेज के प्रिंसिपल सर को भी याद था, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरी कुछ टीचर्स हो गई, बिकॉज इट्स अ रेयर बर्थडे, इट्स अ डिफरेंट बर्थडे. हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फिंकलस्टीन एंड दूसरा हमने कौन सा करा था? स्वार्ट्ज रिएक्शन. फिंकलस्टीन बेटा पर्टिकुलरली बनाने के लिए यूज हो रहा था आइडोएल्केन. वहां पे पहचान तुम्हें बताई थी NaI और एसीटोन होगा. RX प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यू विल गेट योर Ri प्लस NaX बन रहा था. जो NaX बन रहा था वो इनसोल्यूबल था आपका उसके अंदर, एसीटोन के अंदर. और स्वार्ट्ज रिएक्शन पर्टिकुलरली बेटा फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए यूज होता है. स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप Hg2F2 यूज कर सकते हो, AgF यूज कर सकते हो, COF3 यूज कर सकते हो, SbF3, कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो. ठीक है. उसके बाद लास्ट हमने करा था बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से, जहां पे हमने एक और नेम्ड रिएक्शन करा था बोरोटीन हंसटिकर रिएक्शन. वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट कभी कभी सवाल आ जाते हैं, इसीलिए मैंने वो रिएक्शन कराया था. उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी बेटा हैलो अरीन्स की प्रिपरेशन.
हैलोअरीन्स की बिल्कुल आखिरी के कल की क्लास में 10 मिनट में मैंने एक प्रिपरेशन एक तरीके से कराई थी। बेंजीन की अगर हम डायरेक्ट हैलोजनेशन करते हैं यानी बेंजीन को Cl2 या Br2, ठीक है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अगेन नहीं होता, एक्सप्लोसिव होता है, आयोडीन के साथ बहुत स्लो होता है, तो वहां पर हम जो रिएक्शन करा रहे थे वो Cl2 या Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, है ना, हैलोजन कैरियर। जनरली आपके लुइस एसिड होते हैं, जैसे AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, FeBr3 हो गया, तो बेंजीन रिंग पर हैलोजन आ रहा था। सेकेंड हमने करा था बेटा टोलीन। अगर मैं टोलीन का रिएक्शन कराती हूं क्लोरीन के साथ डार्क में, है ना, आयरन कैटलिस्ट हो और डार्क हो, तो बेटा ऑर्थो और पैरा आइसोमर मिला था। पर अगर मैं टोलीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करा रही हूं, तो वहां पे बेटा क्या हो रही थी, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो CH3 का जो हाइड्रोजन था वो सब्सटीट्यूट होकर हमें CH2Cl मिला था, राइट। वहां पे हमें बेंजाइल क्लोराइड मिला था, ठीक है। ओपनहाइमर कहां से आ गया तुषार बेटा, है ओपनहाइमर देख के आए हो क्या, समझ आई थी तुमको, बताओ। आज की क्लास में बेटा पहले सेकंड मेथड और कंप्लीट करेंगे हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन का, उसके बाद वी विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी विल स्टार्ट, हाँ जी अभिजीत ने सही कहा, बेंजाइल क्लोराइड बना था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए सेकंड मेथड लिख के बेटा वहीं से नोट्स को कंटिन्यू करना है। ओके नहीं बेटा मैंने अभी ओपनहाइमर नहीं देखी है ना मैं 12वीं देख कर आ गई और मैं इतने सदमे में थी क्योंकि आई डिड नॉट लाइक द मूवी, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट, और मैंने सोचा था कि मैं ओपनहाइमर जाऊंगी उसी वीकेंड पर मेरे को नहीं टाइम मिला, और अब तो ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। मेरी हर दिन क्लास होती है, सैटरडे तक क्लास है मेरी, तो फिर एक संडे का दिन मिलता है, फिर ऐसा लगता है संडे को मूवी नहीं यार, आराम कर लो, नींद पूरी कर लो वाला सीन है। चलो अच्छा ठीक है, हम मूवी की बातें नहीं कर रहे यार, पढ़ाई कर लो तुम, बातें लास्ट के 5 मिनट में करेंगे पक्का। चलो बेटा सेकंड मेथड वहीं पे डालो हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन में फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, और इस मेथड पे जितने स्टार बना दूं ना मैं उतने कम है, ठीक है। पहले तो बेटा हम डाइजोनियम प्रिपेयर करते हैं, तो स्टार्टिंग से करा रही हूं कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले, अब क्योंकि ये कन्वर्जन में आ जाता है, सबसे पहले हमने क्या करी बेटा, बेंजीन की क्या करी, नाइट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कि हम बेंजीन से डाइजोनियम का पूरा जर्नी क्या होता है, क्योंकि कन्वर्जन में सवाल होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं। मैं ऐसे बना देती हूं, ठीक है। क्या कर दिया बेटा, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, यानी बेंजीन से हमने क्या बना लिया, नाइट्रोबेंजीन। क्या बना लिया बेटा जी, नाइट्रोबेंजीन। फिर क्या करते हैं, इस NO2 ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो NO2 ग्रुप को बेटा रिड्यूस कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ SnHCl, टिन HCl, SnHCl। तो ये जो NO2 ग्रुप होता है बेटा, ये रिड्यूस हो जाता है इनटू NH2, और आपको क्या मिल जाता है बेटा, एनालीन। क्या मिल जाता है, इस कंपाउंड को क्या बुलाते हैं, एनालीन बुलाते हैं। तो जब डाइसोनियम बनाते हैं तो एनालीन से शुरुआत करते हैं, एनालीन चाहिए होता है। पर कोई तुमसे पूछे कि एनालीन कैसे बनाओगे, तो क्या करते हैं, बेंजीन की पहले नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन बनाया, फिर नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं NH2 में, तो हमें क्या मिलता है, एनालीन मिलता है। अब मैं डाइसोनियम की प्रिपरेशन करा रही हूं कि डाइसोनियम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर डाइसोनियम से हैलोअरीन बनाएंगे, पर पहले डाइसोनियम तो बता दूं क्या होता है। चलो अब हमने क्या करा बेटा, जो एनालीन होता है, एनालीन, ठीक है, एनालीन, इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा NaNO2
NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ध्यान से कर लो भाई, तुम्हारा सिस्टम सारा हैंग हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है ये। टेम्परेचर होता है बेटा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आइस बाथ में कराते हैं इस रिएक्शन को। यानी टेस्ट ट्यूब में एनालीन लेते हैं, उसमें NaNO2 का पाउडर डालते हैं, सोडियम नाइट्राइड का, HCl डालते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब को बेटा एक आइस बाथ में, बर्फ की बाथ में रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, 0 को हम केल्विन में कर सकते हैं बेटा 273 से 278 केल्विन। तो ये रिएक्शन की कंडीशन है कि रिएक्शन ठंडे में करा जाता है, ठीक है, आइस बाथ में करा जाता है। सो यहां पर आपको मिल जाता है बेटा N2 प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, N2 प्लस एंड Cl माइनस, साथ में साइड प्रोडक्ट से बेटा आपको मिलता है NaCl प्लस क्या बन जाता है आपका H2O। क्या बन जाता है H2O, बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो Cl 2 बार है, इधर आ जाएगा 2, 2 ऑक्सीजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, NaNO2 कहां से आता है बेटा, लैब के अंदर है, सॉल्ट है, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है बेटा इसको बुलाते हैं बेंजीन डाइजोनियम। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो कंपाउंड है बेटा ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। ठीक है, और ये हमें मतलब हम इसको डब्बे में स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर कोई मुझे कहे कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाया, अब इसको डब्बे में स्टोर करके रख लो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड अनस्टेबल होता है, आप इसको बॉटल के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते। इसीलिए जब भी इसकी जरूरत होती है इसको रिएक्शन करके बनाया जाता है पहले। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना रहे हैं, एनालीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा NaNO2 एंड HCl के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी आइस बाथ में कराते हैं, तो हमें बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, N2 प्लस एंड Cl माइनस, NaCl और वाटर, ये साइड प्रोडक्ट है। यहां तक लिखो फटाफट से, उसके बाद मैं इससे हैलोअरीन्स बनाऊंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो बेटा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो है दिस इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉटल। ठीक है, इसीलिए बेटा यहां पर एक टर्म होती है इन सीटू। ठीक है, इन सीटू मतलब रिएक्शन के दौरान इसको जनरेट कराया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, इसको मैं बॉटल में स्टोर करके नहीं रख सकती हूं। ठीक है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी ये जनरेशन कितनी कितनी तुम लोग सीरियसली बिग बॉस देखते हो तभी तुम्हें एल्विश पता है। मुझे तो न्यूज से पता चला था एल्विश कौन है। हो गया, हो गया भाई। हाँ हाँ, सिस्टम है भाई, सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम है तुम्हारा, ये सारा सिस्टम ही चल रहा है। यहां तक सबने लिखा बेटा रिएक्शंस कर ले डाइसोनियम के। तो ये हमने क्या करी है, दिस इज द प्रिपरेशन। ये अमीन चैप्टर में बेटा दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, ये हमने किसकी प्रिपरेशन करी है बेटा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की, कैसे बनाते हैं। ओके लेट्स गो। अब हम कर रहे हैं बेटा रिएक्शंस कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हमारे हैलोअरीन्स।
चलिए लिखे वही फ्लो चार्ट बना लो यार अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कर रहे हैं बेटा CuCl इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। CuCl की जगह बेटा हो सकता है ये लिखा हो Cu2Cl2 HCl। बात एक ही है, CuCl के अंदर भी कॉपर की वैलेंसी +1 है, बट CuCl को कुछ जगह बेटा Cu2Cl2 भी लिखते हैं, यहां पे भी कॉपर +1 ही होता है। ठीक है, कॉपर +1 ही होता है। चलिए सो यहां पर आपको मिल जाता है क्लोरो, थोड़ा नीचे ही बनाते हैं, और साथ में N2। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है बेटा? नाइट्रोजन गैस। अगर आप CuCl की जगह CuBr लेते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, अब CuBr भी हो सकता है या Cu2Br2 हो सकता है, मतलब कॉपर +1 वैलेंसी का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉपर +1 वैलेंसी का सॉल्ट होना चाहिए। सो यहां पर बन जाता है बेटा आपका ब्रोमोबेंजीन। अगर आप सिर्फ कॉपर लेते हैं, यानी सिर्फ कॉपर मेटल इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर मेटल इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है, तो देखो भाई, तो कॉपर इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl है बेटा, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, N2 गैस निकल जाती है और साथ में बन जाता है आपका CuCl। अगर कॉपर इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr है तो आपको मिलता है Br प्लस N2 गैस निकल जाती है और साथ में कॉपर का सॉल्ट बन जाता है CuBr। ठीक है, अब फर्क समझना भाई, फर्क बेटा, ये जो शुरू के दो रिएक्शन है जिनमें कॉपर +1 वाला सॉल्ट होता है, यानी CuCl या CuBr, जहां पे कॉपर +1 वैलेंसी का होता है, कॉपर का सॉल्ट आप रिएजेंट की तरह यूज करते हो, इस रिएक्शन को बुलाया जाता है बेटा सैंड मीयर रिएक्शन। क्या बुलाया जाता है बेटा जी? सैंड मीयर रिएक्शन। अगर आप कॉपर मेटल, सिर्फ कॉपर मेटल यूज करते हो HCl की प्रेजेंस में या HBr की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को बुलाया जाता है, यार तुम बातें इतनी कर रहे हो, मुझे तो लग ही नहीं रहा तुम ध्यान भी दे रहे हो मेरे पढ़ाने पे। तो इन दो रिएक्शन को बेटा बोला जाता है गेटरमैन रिएक्शन। क्या बुलाया जाता है? गेटरमैन रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर है भाई? सैंडमीयर और गेटरमैन, किस किसने ये रिएक्शन पहले पढ़े हुए हैं? चलो, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन तो बन रहा है, पर अगर हमें आइडोबेंजीन बनाना है तो बेटा अगर हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिर्फ हीट कर दे, यानी थोड़ा सा वार्म कर दे, तो यहां पर आपको मिल जाता है बेटा आपका आइडोबेंजीन। ये रिंग समझ आता है ना? बेंजीन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, प्लस KCl। ठीक है, चलो जिन्होंने पढ़े हुए हैं वो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का बेटा गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग होता है, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना कनिका? गेटरमैन अलग है, गेटरमैन कोच अलग है, दोनों में फर्क है। ठीक है, सो अगर हम बेटा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का कॉपर +1 सॉल्ट के साथ, यानी CuCl या Cu2Cl2 भी हो सकता है, CuBr या Cu2Br2 भी हो सकता है, यानी अगर मैं कॉपर +1 का सॉल्ट ले रही हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड का सॉल्ट लूंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रोमोबेंजीन बन जाता है।
तो सैंडमियर होती है। सैंडमियर और गेटरमैन में फर्क समझा रही हूं बेटा। यहां पर बेटा कॉपर मेटल वाला है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट नहीं है, कॉपर मेटल है। तो अगर कॉपर मेटल होता है रिएजेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr तो गेटरमैन। कॉपर का अगर सॉल्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr तब रिएक्शन को क्या बुलाया जाता है बेटा, आपका सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो नेम्ड रिएक्शन और आ गए हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा, अगर हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं विद योर HbF4 तो पहले देखो क्या बनता है। यहां पर बनता है बेटा N2 प्लस एंड BF4 माइनस। ठीक है, N2 प्लस एंड BF4 माइनस और HCl निकल जाता है। ये एक कुछ दौरान का इंटरमीडिएट बनता है। तो हीटिंग पर आपको बेटा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाता है आपका फ्लोरोबेंजीन, साथ में निकल जाती है N2 गैस और साथ में बन जाता है BF3। कोई बताएगा फ्लोरोबेंजीन को बनाने का रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन को डाइसोनियम से बनाने का एक नेम्ड रिएक्शन है। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वो बता सकते हैं कमेंट के अंदर। जल्दी से बताओ बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाने का क्या नेम्ड रिएक्शन है। अगर किसी को आता है तो वो जनता जवाब दे सकती है। सो ये हमारा बन गया बेटा फ्लोरोबेंजीन। ये बन गया आपका आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हैलोवेरिन्स बन गए। हॉफमैन नहीं यार, नो 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 नो, दिस इज नॉट हॉफमैन यार, ऐसे मत करो भाई। इस पूरे रिएक्शन को बेटा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड विद HbF4 फ्लोरोबेंजीन बनाने का इस रिएक्शन को बुलाया जाता है बेटा बाल्स शाइमन रिएक्शन। ठीक है, बाल्स BALZ बाल्स शाइमन रिएक्शन। ठीक है, मैं यहां पे स्पेलिंग थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूं, बाल्स BALZ शाइमन। शाइमन में हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, थोड़ी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही लिखी हो मैंने। ठीक है, बाल्स शाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा अगर कॉपर +1 का सॉल्ट है CuCl या CuBr तो सैंडमियर, कॉपर मेटल है HCl HBr की प्रेजेंस में तो गेटरमैन रिएक्शन। आइडोबेंजीन बनाने का कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है, इसमें हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को Ki के साथ सिंपली वार्म कर देते हैं तो हमें आइडोबेंजीन मिल जाता है। पर जब हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N2 प्लस BF4 माइनस HCl निकल जाता है। फिर ये इंटरमीडिएट है, कुछ देर के लिए बनता है, अनस्टेबल होता है, हीट करने पे आपको फाइनली क्या मिल जाता है, फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये नेम्ड रिएक्शन आपका क्या हो गया, बाल्स शाइमन रिएक्शन। तो 3 नेम्ड रिएक्शन पढ़ाए आपको बेटा, यहां पर मैं तीनों पर स्टार बना रही हूं, सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन एंड बाल्स शाइमन रिएक्शन। तो 3 नेम्ड रिएक्शन आपने और पढ़ लिए हैं और इसी के साथ बेटा हमारी प्रिपरेशन खत्म होती है। तो फिर हम कुछ सवाल कर लें, यहां तक कर लिया तो फिर आगे बढ़े और कुछ सवाल कर लें हम। Are you guys ready? Are you guys ready for the question? Okay, okay, okay. So with this we are done with the preparation. ये question है बेटा, ये वाले पार्ट पे कर देते हैं। ये NCERT का जहां तक मुझे याद है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, दोनों में से कुछ तो है।
प्रोडक्ट लिखना है बेटा। सवाल में कह रहा है कि इस रिएक्शन के आपको मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स लिखने हैं, मोनोहैलो प्रोडक्ट्स, ठीक है। पॉलीहैलोजन बेटा लास्ट में पढ़ाऊंगी, वो लास्ट का टॉपिक है। चलिए पहले वाले में ध्यान दो बेटा, अल्कोहल है OH और SOCl2 है, थायोनाइल क्लोराइड और अल्कोहल का रिएक्शन क्या होता था, जल्दी से याद करो। अल्कोहल जब बेटा थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता था तो OH की जगह क्या आ जाएगा आपका Cl, यही होता था ना। OH हटता था और क्या आता था, ROH प्लस SOCl2 विल गिव यू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो OH हटकर क्या आ जाएगा बेटा Cl, साथ में बन जाएगा SO2 और क्या बन जाएगा HCl, यही बनेगा बेटा जी। जल्दी जल्दी बोलो बेटा। पोल वाले आज बहुत क्वेश्चन लाई हूं मैं, बहुत क्वेश्चन, कम से कम 8-10 क्वेश्चन सिर्फ पोल वाले हैं। तो तुम्हारी आज जितनी भी पोल वाले सवाल करने की इच्छाएं हैं ना वो पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, टेंशन मत लो। हाँ बेटा डार्जन रिएक्शन था अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में है। सेकेंड वाला रिएक्शन देखो बेटा, ये मेरा अल्काइल पार्ट है, ब्रोमीन दे रखा है हीट और यूवी लाइट, यानी अगर ब्रोमीन हाई टेम्परेचर पर है, हीट है या यूवी लाइट है, मतलब फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल होगा तो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में डिपेंड करता है कि मैं कार्बन की ये वाली हाइड्रोजन हटाऊं या ये वाली हाइड्रोजन हटाऊं। तो उसने मुझे मेजर बोला है ना। बेंजीन की हाइड्रोजन तो नहीं हटेगी, अल्काइल पार्ट की हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी और Br आएगा। बोलो भाई क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं ये वाली कार्बन देखूं तो ये प्राइमरी है, ये वाली कार्बन कौन सी है, सेकेंडरी है। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा जो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ की हाइड्रोजन हटेगी और मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा जी, NO2 तो एज इट इज रहेगा। इस कार्बन का हाइड्रोजन हटकर Br लग जाएगा और साथ में ये हो गया आपका CH3 और साइड प्रोडक्ट में बन जाएगा HBr। HBr तो काम का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में देखो भाई, नेक्स्ट वाले में अल्कोहल और HCl है और बेटा हीट है, HCl के साथ याद करो ROH प्लस HCl। जल्दी देखो भाई क्या बनना चाहिए, थर्ड में अच्छा ये बताओ, ये वाला OH ग्रुप हटेगा या ये वाला OH ग्रुप हटेगा। मेरे पास 2 OH ग्रुप दे रखे हैं, कौन सा OH हटेगा बेटा जब HCl के साथ रिएक्शन होगा, कौन सा OH हटकर Cl आना चाहेगा। देखो जो बेंजीन के साथ OH लगा होगा वो नहीं हटना चाहेगा, क्यों बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये वाला अल्कोहल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ जी एक ने सही कहा, ऊपर वाला होगा। तो ये वाला OH हट जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे CH2Cl। ये वाला OH एज इट इज रहेगा, OH हटा Cl आया और साथ में क्या बन जाएगा H2O, साथ में क्या बन जाएगा बेटा H2O, ठीक है। तो जो CH2OH वाला OH है ये वाला हटेगा, ये वाला OH नहीं हटेगा क्योंकि ये बेंजीन के साथ जुड़ा है। यहां पर रेजोनेंस हो रही होगी, वो बाद में आएगी, बाद में। चलो फोर्थ वाले में बेटा देखो, अब HI दे रखा है और डबल बॉन्ड दे रखा है। डबल बॉन्ड और HI जैसे ही दे दे समझ जाओ एडिशन होगी। और HCl HBr HI जब एल्कीन में ऐड हो रहा होता है, यहां पर कौन सा रूल लगेगा प्यारे बच्चों, बेटा यहां पर कौन से रूल के हिसाब से एडिशन होगी, आपके मार्कोनिकोव्स रूल के हिसाब से एडिशन होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाओ भाई, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड विल ब्रेक इनटू सिंगल। कहां पर H लगेगा, कहां पर I लगेगा, जल्दी बोलो। एडिशन तो होगी पर कहां पे H लगाऊं, कहां पे I लगाऊं। अब यहां पे देखो बेटा, ये वाली कार्बन C डबल बॉन्ड C 1 2 3, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है।
तो हमने क्या बोला था, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन जिस पर कम हाइड्रोजन हो। बेटा इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर एक तो है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो इस पर कम है ना, 0 1 से तो कम होता है। सो नेगेटिव पार्ट इस पर जाएगा, यानी जहां पर CH3 है इसी वाली कार्बन पर क्या ऐड हो जाएगा बेटा, I, और हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर ऐड हो जाएगा, I इधर ऐड हो जाएगा, इधर एक H और था, तो ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और I। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी कार्बन पर ऐड होगा बेटा जिस पर CH3 था, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर जाएगा क्योंकि इस पर कम हाइड्रोजन, इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं थी, इस पर एक तो थी, तो वो उस पर जाना चाहेगा जिस पे हाइड्रोजन की कमी है। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, तो आयोडीन इधर लग जाएगा, हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। बात क्लियर है चौथे पार्ट में? चलिए फिफ्थ पार्ट बेटा, फिफ्थ पार्ट एक नेम्ड रिएक्शन है, फटाफट से बता दो भाई कौन सी नेम्ड रिएक्शन होगी, जल्दी जल्दी। NaI दे रखा है, कौन सी नेम्ड रिएक्शन होगी फिफ्थ में, और प्रोडक्ट बता दो भाई। प्रीति यादव ने बहुत तेजी से जवाब देते हुए जवाब दिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। तो यहां पे बेटा हैलोजन एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बना दो, यहां बन जाएगा CH3 CH2I प्लस बन जाएगा NaBr, और ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, कौन सी हो जाएगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिक्स्थ वाले में देखो यार, सिक्स्थ वाले में, अब सिक्स्थ वाले में क्या है बेटा, Br2 है, हीट है और यूवी लाइट है, और ये कोई बेंजीन नहीं है, ये एक एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है। अब याद करो बेटा, अगर ब्रोमीन हीट है या हाई टेम्परेचर है तो मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल लगेगा, और इस रिएक्शन में होनी चाहेगी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहेगी बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यहां पर एलाइलिक कार्बन C डबल बॉन्ड C के ये वाली है या ये वाली है, इन दोनों में आप किसी का भी हाइड्रोजन हटाकर Br लगा सकते हो। ठीक है, और साथ में बन जाएगा HBr। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ब्रोमीन एल्कीन हो, ब्रोमीन या क्लोरीन हो बहुत हाई टेम्परेचर पे, या NBS हो, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो उस केस में आपकी क्या होती है बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जैसे ही ब्रोमीन को हीट या यूवी लाइट मिलता है ना, तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, और जब फ्री रेडिकल होगा ना तो बेटा फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, यहां पे भी ब्रोमीन हाई टेम्परेचर पे था तो बेटा सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा। आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? सबको 6 के 6 पार्ट क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। हाँ बेटा, नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन नॉट हेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, साथ साथ करा दिया है ताकि तुम्हें कोई दुख तकलीफ ना हो। देखो कितना ध्यान रखती हूं मैं तुम्हारा। आगे बढ़े आगे बढ़े। सेकंड में बेटा ब्रोमीन हाई टेम्परेचर पे था तो Br का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब यहां पर क्या था कि ये प्राइमरी कार्बन थी, ये सेकेंडरी कार्बन थी। सेकेंडरी कार्बन का जब हाइड्रोजन हटेगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होगा, तो Br यहां पर आएगा, ये वाली सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाकर आएगा। ठीक है, प्राइमरी को नहीं हटाएगा, सेकेंडरी को हटाएगा।
या आप उससे भी समझ सकते थे, ये वाली कार्बन बेटा सी डबल बॉन्ड सी के नेक्स्ट वाली है, ये आपकी एलाइलिक कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पे एलाइलिक वाली हाइड्रोजन हटेगी एलाइलिक कार्बन की। चलिए थर्ड पार्ट में बेटा बताया, तो ये लूकास टेस्ट वाला है ना, लूकास रिएजेंट वाला रिएक्शन है। सबसे पहला 2 OH थे, तो ये वाला OH क्यों हटा, क्योंकि ये वाला OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन का अगर डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा ही नहीं कि OH हटे और Cl आए, तो इसीलिए ये वाला OH हटता है, ये वाला OH नहीं हटता। ठीक है, जब बता रही होती हूँ तब कहाँ होते हो तुम, तब सो जाते हो। सो ये अल्कोहल वाली प्रिपरेशन से है, डार्जन प्रोसेस। ये वाला भी बेटा अल्कोहल वाली प्रिपरेशन से, लूकास वाला। ये फिंकलस्टीन हो गया। ये आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन है फ्री रेडिकल वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगी, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन हो रही है, अल्केन से बना रहे हैं ना, अल्केन पार्ट हो गया। यहाँ पे बेटा HI और अल्कीन है, एडिशन रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पे बेटा ब्रोमीन हीट या यूवी लाइट है, तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जो अल्कीन में पढ़ाया था। ठीक है, हाँ जी, कोड गार्जियन मिश्रा ने कहा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये मैं फिनॉल में पढ़ाऊंगी। आगे बढ़े आगे बढ़े। बेटा 6th पार्ट में ये हो गया ना, सी डबल बॉन्ड सी के नेक्स्ट ये एलाइलिक कार्बन है। नोट्स जरा देखो ना यार, नोट्स देखो, बताया तो था मैंने कल की क्लास में, एल्कीन्स में अगर हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराए, अगर ब्रोमीन हीट हो, यूवी लाइट हो, NBS, तो उस केस में बेटा डबल बॉन्ड नहीं टूटता, एलाइलिक कार्बन की हाइड्रोजन हटती है, क्योंकि यहाँ पर एलाइलिक फ्री रेडिकल बनता है जो बहुत 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 स्टेबल होता है। आपका टर्जरी, सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल से भी ज्यादा स्टेबल आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये सारे मेथड्स में से ही हैं, बस अब एप्लीकेशन है कि अब हम इनको अप्लाई कैसे करें। अब होता है कि हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं बट हमें अप्लाई नहीं करना आ रहा होता। ठीक है, सो प्लीज इसको एक बार खुद से दोबारा करिएगा, खुद से दोबारा सॉल्व करिएगा। जो मैंने चीजें बताई हैं बेटा, देखो मैंने एक बार करा दिया, पर जब तक आप खुद लॉजिक लगाकर सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम पहले हैलोएल्केन्स, देखो हम सारा चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही कर रहे हैं। तो हमने पहले हैलोएल्केन्स हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन करी, नॉमेनक्लेचर वगैरह करे, आइसोमेरिज्म वगैरह करा। ठीक है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे दोनों की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हैलोएल्केन्स की करेंगे, फिर हैलोअरीन्स की करेंगे, लास्ट में बचेगा आपका पॉलीहैलोजन कंपाउंड। वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उससे आज सवाल कभी आता भी नहीं है, बहुत रेयर कभी सवाल आता है। तो अब ये थ्योरी पार्ट देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो। तुम्हें लिखना है तुम लिख लो, तुम्हें एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है तुम एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सो एल्काइल हैलाइड्स यानी RX, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स बेटा जब बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड्स का कोई कलर नहीं होता अगर ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। तो अगर आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड और उसकी बॉटल सनलाइट से एक्सपोज हो रखी होती है तो धीरे धीरे कंपाउंड के अंदर कलर डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है भाई कि जो वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वॉलेटाइल का मतलब है बेटा जो आसानी से गैशियस में, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तुमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया होगा तो वहां पे तुमने दो टर्म्स पढ़ी भी होंगी बेटा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं यानी जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई।
देखो इनसे असद सवाल नहीं आता, सवाल आता मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ही है। पर देखो एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी के लिए अंदर हर एक लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई सी भी लाइन छोड़ नहीं सकती, छोड़ना चाहूंगी भी नहीं ना, मैं तुम्हें कहूंगी कि कुछ भी छोड़ो। एनसीईआरटी के अंदर तो बेटा अगर डब्बे के अंदर कुछ भी दे रखा है ना, येलो बॉक्स, ब्लू बॉक्स, कोई सा भी बॉक्स हो, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी तेज है ना, इतनी तेज है, मतलब सीबीएसई वाले एग्जाम वाले, वो एनसीईआरटी की बेटा किसी भी लाइन से सवाल बना सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कम से कम नहीं तो 2-3 बार पढ़ो। पहली बार पढ़ने में तो समझ आता है थोड़ा बहुत कि क्या बोलना चाहता है, दूसरी बार में चीजें क्लियर होना स्टार्ट होती हैं, और तीसरी बार तक सब कुछ दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है। और ये हमेशा याद रखना, चीज पहली बार में कभी भी नहीं समझ आती, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। उस टाइम समझ आ भी जाएगी, भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। मैं बार बार बोलती हूँ है ना, रिवाइज करो चीजों को। थर्ड पॉइंट है बेटा मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br, इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स। ठीक है, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जो हल्के हैं, वो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं बेटा, गैसेस होते हैं, और जो हायर मेंबर हैं वो लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं। तो फिजिकल स्टेट कैसे बदलती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है बेटा, कंपाउंड का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। यानी जिनका मास कम होता है, जो हल्के होते हैं, वो गैसियस स्टेट में होते हैं। जो मिडल के मेंबर्स होते हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास ठीक ठाक होता है, वो लिक्विड होते हैं। और जो हायर मेंबर्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा होता है, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड हो गया, कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स हो गए, ये रूम टेम्परेचर पर गैस है। पर जो हैवी मेंबर्स होते हैं, या तो वो लिक्विड्स होते हैं या फिर वो कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करें। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें बेटा पॉइंट्स की फॉर्म में करते चलेंगे। सो अगर हम Rx यानी हैलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, हैलो एल्केन्स के अगर बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, सो हमने ये तो पढ़ा था भाई कि हैलो एल्केन्स के अंदर बेटा जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है वो पोलर है, क्योंकि हैलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन वाले पार्ट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हैलोजन वाले पार्ट पर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो हैलो एल्केन्स होते हैं, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, B.PT का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट than corresponding alkane of similar molecular mass। ठीक है, अगर मेरे पास बेटा कोई एल्केन है और कोई हैलो एल्केन है, मान लो मेरे पास ब्यूटेन है और मेरे पास क्लोरोब्यूटेन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास आसपास होगा, थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, या पेंटेन ले लेते हैं और क्लोरोब्यूटेन ले लेते हैं। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास आसपास है, तो हमेशा याद रखना बेटा हैलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से, जिसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, Rx जो है दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट than corresponding alkane of similar molecular mass, और वो इसीलिए होता है ड्यू टू पोलैरिटी। एक तो हैलो एल्केन्स में बेटा बॉन्ड के अंदर क्या आ रही होती है, पोलैरिटी, ड्यू टू पोलैरिटी इन हैलो एल्केन्स, ड्यू टू पोलैरिटी एंड हाई, यही लिख देते हैं, हाई वैंडरवॉल
फोर्सेस, ठीक है, हाई वैंडरवॉल फोर्सेस। तो बेटा हैलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि हैलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है, एक तो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड पोलर होता है, पोलैरिटी होने से क्या होती है, जो वैंडरवॉल फोर्स होती है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाती है एल्केन से, जिसकी वजह से बेटा हैलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन वाले से ज्यादा होता है। बात क्लियर है? पर मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जिसका भारी होगा मॉलिक्यूलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वो मैं नेक्स्ट फैक्टर में करा रही हूं। पहला फैक्टर सबको क्लियर है, ड्यू टू हाई वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो। तो फिर सेकंड पर चलें। यहां तक क्लियर है? यहां तक लिख लिया सबने? डन है? यहां तक लिख लिया? सॉर्टेड है? ओके चलो नेक्स्ट लिखो बेटा सेकंड पॉइंट। अगर आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप है, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, यानी बेटा अगर आपका आर वाला पार्ट सेम है, ठीक है, आर वाला पार्ट सेम है, ध्यान से समझना, अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या फॉलो करेगा भाई? आर आई का बेटा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर आर बी आर, और फिर आर सी एल, और अगर आपके पास आर एफ है तो आर एफ भी होगा, पर आर एफ कम ही होते हैं। तो अगर आपके पास बेटा सेम अल्काइल ग्रुप है, जैसे मैं एग्जांपल अभी दे रही हूं, अगर आपके पास यहाँ पे रिएक्शन कहाँ है बेटा जसप्रीत? ये तो अभी प्रॉपर्टीज है ना, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ठीक है। तो बेटा अगर सेम अल्काइल ग्रुप है, यानी मान लो CH3 है, तो खुद सोचो CH3, मैं एग्जांपल ही देती हूँ ना सीधा, बताओ यार तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? CH3I, CH3Cl या CH3Br? जल्दी बताओ यार। बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर लिख रही हूं मैं। पहला फैक्टर होता है कि एक तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स उतनी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो खुद सोचो ये वाला पार्ट तो सेम है अल्काइल वाला, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास बेटा एनी डे Br से ज्यादा होगा और Br का Cl से ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर? CH3 आएगा सबसे ज्यादा, उससे कम CH3Br, और उससे कम किसका हो जाएगा बेटा? CH3Cl का, CH3Cl का, ठीक है। चलो अभी ग्राफ ही समझाऊंगी, ग्राफ अभी समझा रही हूं। चलिए अब इसी में कर रहे हैं तो इसको थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। फॉर सेम हैलोजन, फॉर सेम हैलोजन, अगर बेटा हैलोजन सेम है अब की बार, तो एज नंबर ऑफ कार्बन, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। यानी अगर मेरे पास सेम हैलोजन है, अगर मेरे पास बेटा सेम हैलोजन है, जैसे समझना आपको मैंने दिया क्लोरोमीथेन, CH3CH2Cl, और ये हो गया CH3CH2CH2Cl,
बोलो भाई भाइयों बहनों फटाफट से, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा बेटा? क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी। कहां पे बेटा मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? जहां पे तीन का, अब हैलोजन सेम है, क्लोरीन का मास फिक्स है 35.5, पर जहां पे बेटा कार्बन ज्यादा होगी वहां पे मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा। जहां पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट वहां पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। हाँ जी, 1 से ज्यादा, या तो ऐसे लिख लो 1 2 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग में करना है तो 3 2 1। थर्ड पॉइंट क्लियर है? तो अगर बेटा आपके पास आर सेम है, हैलोजन अलग अलग है, तो आयोडीन वाले का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, बी आर का उससे कम। देखो अब दोनों में फर्क समझना, यहां पर ये पार्ट फिक्स था, ये अलग थे, तो आयोडीन वाले का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। CH3 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 का तो फिक्स है 12 3 15 15 15, दोनों जगह तीनों जगह पे कार्बन। CH3 का मास फिक्स है बेटा 15, आयोडीन का मास ज्यादा होगा तो इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या समझाया आपको, यहां पर हैलोजन सेम है, हैलोजन सेम है, पर कार्बन बढ़ रही है, या एक कार्बन या दो कार्बन या तीन कार्बन। जैसे जैसे बेटा कार्बन एटम बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है। अब इस फैक्टर को ध्यान रखो, इस फैक्टर को ध्यान रखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वाले इस फैक्टर को। अब जरा ग्राफ समझने की कोशिश करना साथियों, साथ निभाना, ठीक है? जरा ध्यान दो। अब देखो बेटा यहां पर उसने दे रखा है CH3X, यहां दे रखा है CH3CH2X, और यहां दे रखा है CH3CH2CH2X, ठीक है? अगर मैं सिर्फ CH3X की बात करूं तो रेड वाला दे रखा है बेटा आपको CH3Cl यहां पे, ब्लू वाला दे रखा है CH3Br, और येलो से दिखा रखा है CH3I। तो मैं इससे दिखा देती हूँ ऑरेंज से, CH3I। तो तुम खुद समझदार हो कि यहां पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आएगा, ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है? CH3 CH2X का एनी डे बेटा CH3X से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पर कार्बन एटम्स बढ़ चुकी हैं, और यहां पर CH3 CH2X का और ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन एटम्स और बढ़ चुकी हैं। अब इनके अंदर भी बेटा क्लोराइड का कम होगा, ब्रोमाइड का उससे ज्यादा होगा, आयोडाइड का उससे ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। सेम यहां पर 3 कार्बन, तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और इन तीनों में भी बेटा क्लोराइड का कम होगा, ब्रोमाइड का ज्यादा होगा, आयोडाइड का उससे ज्यादा होगा, ठीक है? उससे ज्यादा होगा, ठीक है? सो इस ग्राफ के अंदर यही बताने की कोशिश करी गई है, ठीक है? सो CH3 CH2X में बेटा CH3 CH2Cl का कम, CH2 CH2Br का ज्यादा, CH3 CH2I का उससे ज्यादा, ठीक है? और इन वालों में भी बेटा CH3 CH2 CH2Cl का कम, CH3 CH2 CH2Br का ज्यादा, CH3 CH2 CH2I का सबसे ज्यादा होगा। और आप देख रहे हो कि ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ एक कार्बन थी, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो इस तरफ भी जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कभी कभी बेटा ग्राफ पे सवाल आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको सैंपल पेपर जब आप देखोगे या मॉडल टेस्ट पेपर देखोगे तो ग्राफ हो गया, कोई डायग्राम हो गया, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर होता है। यहां तक नोट करो बेटा, फिर नेक्स्ट फैक्टर करें बॉइलिंग पॉइंट का। जल्दी नोट करो यार, जल्दी। ग्राफ में बेटा ये वैल्यूज हैं यार, तुम एक बोल रहा है रिपीट कर दो,
ये बेटा CH3Cl है, ये CH3Br है, ये CH3I है, ठीक है। ये C2H5Cl है, ये C2H5Br है, ये C2H5I है, ठीक है। यहाँ पे ये C3H7Cl है, ये C3H7Br है, ये C3H7I है। तो आपको करा तो दिया बेटा, अगर सेम कार्बन है, सेम अल्काइल ग्रुप है, आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रोमाइड का उससे कम, क्लोराइड का उससे कम। यहाँ पे भी आयोडाइड का सबसे ज्यादा, ब्रोमाइड का उससे कम, क्लोराइड का उससे कम। यहाँ पे भी बेटा आयोडाइड का ज्यादा, ब्रोमाइड का उससे कम, क्लोराइड का उससे कम। उसके बाद इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो आप देखो ना बेटा, अगर मैं CH3Cl, C2H5Cl और C3H7Cl लूं, तो इन तीनों में आप ये रेड लाइन पर देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा होगा। ब्रोमाइड्स में बेटा CH3Br का कम होगा, C2H5Br का उससे ज्यादा होगा, C3H7Br का उससे ज्यादा होगा, CH3I का कम होगा, C2H5 का उससे ज्यादा होगा, C3H7I का उससे ज्यादा होगा। सब मॉलिक्यूलर मास का खेल है ना बेटा। इस ग्राफ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूं क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पर सवाल आ जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को दिमाग में रखो, बॉइलिंग पॉइंट वहां ज्यादा होगा जहां पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा। ओके ओके, चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट। बेटा ग्राफ कॉपी में पढ़ा बनाना है बना लो, बट इसका कोई सेंस नहीं है ग्राफ बनाने का, है ना। एनसीईआरटी में दे रखा है आपको ग्राफ एनालाइज करना आना चाहिए, है ना। एनालाइज करो ग्राफ को कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। चलो नेक्स्ट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का नेक्स्ट फैक्टर कर रहे हैं। चलिए फोर्थ फैक्टर लिखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट वहां पर कम होगा। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये दो फैक्टर्स याद रखें बेटा। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है। पर ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती है कंपाउंड के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। तो एक एग्जांपल लेती हूं, तुम्हारी क्लास में एक ने आज मुझसे सुबह सुबह सवाल भी कहा था, पूछा था मतलब। तो C4H9Br के बेटा एक बार आइसोमर्स बना लेते हैं, ठीक है। ब्यूटेन की जब मैंने मोनोहालोजनेशन करी, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट्स मतलब क्या बन सकते हैं आइसोमर C4H9Br के, ठीक है। मैं पोजीशन वाले बना रही हूं, पोजीशन वाले मतलब देख लेते हैं क्या बन रहे हैं। तो बेटा एक बार ये हो जाएगा आपका N ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, या 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये वाला बेटा आइसोब्यूटेन से हो गया, ठीक है। तीसरा वाला हो जाएगा आपका नियो। एक पॉसिबिलिटी है बेटा जिस कार्बन पे CH3 था उसी पर Br लग जाए और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें क्या लगता है भाई कहां की तरफ इंक्रीज होना चाहिए, जल्दी बोलो यार। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेटा, यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहां पर एक ब्रांचिंग है, यहां पर 2 ब्रांचिंग है, जल्दी बोलो यार। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा C4H9Br ही है। C4 3 2 5 6 7 8 9 C4H9Br C4H9Br C4H9Br। तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं
भाई जब मॉलिक्यूलर मास ही सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मास भी तो सेम ही आएगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, और सबसे कम किसका होगा बेटा? थर्ड का। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। यहां पे ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बात क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्लियर है? सो वैल्यू लिख रही हूं, एनसीईआरटी में दे रखी है, पर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन होता है, इसका 364 केल्विन होता है, और इसका 346 केल्विन है। ठीक है। सो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या होता हुआ दिख रहा है बेटा? डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछेगा, है ना, कि 1 ब्रोमोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ये कोई नहीं पूछेगा कितना होता है। आपको बेटा ट्रेंड पूछता है, ट्रेंड जरूर पूछ सकता है वो आपसे, कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाओ, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाओ। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे सवाल हम भी करेंगे प्रैक्टिस अभी। ठीक है। जुनैद अख्तर, मैम आज जल्दी करा दो, पार्टी में जाना है। तो बेटा अभी से चले जाओ, मैंने तुम्हें रोका थोड़ा ना है, कोई रस्सी बांध के मैंने तुम्हें बिठा रखा है या चेनों से बांधा हुआ है? जाओ पार्टी मनाओ, क्लास अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल जाओ ना यार। ऑनलाइन में तो यही फायदा है, तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्या टेंशन है? जाओ मस्त एकदम पार्टी करो। आगे बढ़े बेटा, यहां तक सबने कर लिया, फिर हैलोवरीन्स पर आए जरा। हैलोवरीन्स में जल्दी जल्दी करोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है सवाल ज्यादा करेंगे, फिर तुम्हारे पोल वाले फेवरेट क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे हम। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट बेटा डाई हैलोवरीन्स की बात करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ डाई हैलोअरीन्स, तो आप देखोगे जो आइसोमर्स है ऑर्थो, ठीक है, इन केस ऑफ डाई हैलोअरीन्स बॉइलिंग पॉइंट बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, दे हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं आइसोमर बताऊं तो बेटा ये वाला ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा वाला है, और ये पैरा वाला है। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कोई खास फर्क नहीं है। 453, 446, 448, मतलब बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट में, आसपास होते हैं। दे हैव नियर अबाउट सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात भी करूं तो आपका ऑर्थो वाले का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के यहां पर ऑर्डर की बात करूं तो बेटा ऑर्थो, फिर आपका है पैरा, और फिर है मेटा। और ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज्यादा होता है बेटा क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लोरीन पास में होती हैं। पास में होने की वजह से यहां पर दो क्लोरीन की वजह से पोलैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों क्लोरीन आसपास होती हैं, डिस्टेंस कम होता है, ये इधर खींचती है ये इधर खींचती है, तो दोनों का वेक्टर इधर की तरफ जा रहा होता है। पोलैरिटी ज्यादा होती है, पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा होती है, और ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पर इतना भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट फिर भी आसपास सा ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कोई कहे कि बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया तो बहुत ज्यादा नहीं है कुछ यार। पर मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोलो बेटा। जल्दी बताओ भाई, यहां पे लिख लेते हैं। ये आइसोमेरिक डाई हैलोअरीन्स है, and they have similar boiling point.
सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है, आसपास का ही है, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। पर अगर मेल्टिंग पॉइंट देखो तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क है, एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा है। जल्दी बताओ यार ऐसा क्यों है? तो ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा तब भी नहीं था बेटा, ठीक ठीक था, ठीक है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे बेटा इन दोनों का तो फिर भी आसपास है, 249 256, पर 323 काफी ज्यादा है। मतलब आप समझ रहे हो ना, 250 से सीधा 323 वैल्यू। यहां पर क्या था, 446 था, 448 था, और 446 48 से 453, बहुत ज्यादा जंप नहीं था वैल्यू का। पर यहां पर बेटा 256 249, 250 से सीधा पैरा वाले का 323 केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा कैसे हो गया? तो यहां पर यही सवाल आता है ना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट than ortho or meta isomer, या देन ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कर लेते हैं। क्या लगता है भाई जनता को, मेल्टिंग पॉइंट बेटा पैरा वाले का इतना ज्यादा क्यों है? हाँ हाँ हाँ, अरे अरे प्रगति द्विवेदी ने आंसर थोड़ा सही दिया है। हाँ नैन्सी बेटा डिस्टेंस बहुत दूर हो गया, उससे कुछ नहीं है, उल्टा वो तो बॉइलिंग पॉइंट में था ना, हम तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट में तो ऑर्थो वाले का इसीलिए ज्यादा था क्योंकि पोलैरिटी थी ज्यादा, दोनों क्लोरीन पास पास थी। पर मेल्टिंग पॉइंट बेटा इस चीज पे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कोई चीज सॉलिड में और आपको उसको पिघलाना है, या और अगर आपको लग रहा है कि किसी को मेल्टिंग पॉइंट तब ज्यादा चाहिए होता है जब पैकिंग अच्छी हो रखी हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो। तो होता क्या है, पैरा वाले आइसोमर में बेटा सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना, दोनों क्लोरीन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, आप इसको कट कर सकते हो, आपको दो इक्वल हाफ मिलते हैं, ठीक है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री पैरा डाइक्लोरोबेंजीन fits better in crystal lattice than ortho or meta isomer, and therefore it has higher melting पॉइंट। तो पैरा वाले में क्योंकि बेटा सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है, तो ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो सॉलिड फॉर्म होती है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पैक हो जाता है। अब अगर किसी स्ट्रक्चर की पैकिंग बहुत अच्छी होगी तो उसमें आपको उसको पिघलाने में, उसको मेल्ट कराने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसीलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट काफी 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 ज्यादा होता है ऑर्थो और मेटा से, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत अच्छे से पैक हो जाता है, फिट हो जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस होता है बेटा 3D स्ट्रक्चर, ये पहले चैप्टर में था, सॉलिड स्टेट जो डिलीट हो चुका है। इस क्वेश्चन पे मैं दिल भी बनाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आपको PYQs में आया हुआ है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
दिल अच्छा तो है, दिल बेचारा क्यों है? तुम्हारा दिल बेचारा होगा ऋषभ। इतना खूबसूरत दिल है। दिल इसीलिए बनाया है कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, सो बेटा बॉइलिंग पॉइंट तीनों का आसपास ही है। ठीक है, ऑर्थो वाले का थोड़ा ज्यादा होता है, मेटा और पैरा का तो बिल्कुल पास पास है। पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बेटा पैरा वाले का बहुत 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 ज्यादा होता है ऑर्थो और मेटा से। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री होती है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से 3D में पैक होता है। क्रिस्टल लैटिस उसकी बहुत शानदार बनती है। क्रिस्टल लैटिस होता है बेटा 3D स्ट्रक्चर, जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है उस तरह से। तो क्रिस्टल लैटिस बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़े, जल्दी से बता दे भाई। पोल आएगा बेटा, पोल आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद आएगा आयशा। सब्र रखो, 8-10 क्वेश्चन एकदम लगातार धुन करके आएंगे। पर उसके लिए तब तक यार तुम्हारी क्लास के अंदर प्रॉब्लम यही है, ये तुम लोगों में पेशेंस नहीं है। तुम्हें चाहिए टाइम पास, कि मैम कब सवाल कराएंगी और कब हम टाइम पास करेंगे, पोल पर जवाब देंगे, है ना, टाइम खराब होगा क्लास का। तो पोल वाले सवाल आएंगे, ठीक है, आएंगे, वेट करो थोड़ा। यहां तक लिखा सबने? आगे बढ़ जाएं भाई। कैन वी मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिससे सवाल आता है? तो बेटा एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सवाल आता है बॉइलिंग पॉइंट से, मैं पहले ही बता रही हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट से। इसके अलावा बेटा मेल्टिंग पॉइंट वाले से तीसरा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से एक सवाल, मेल्टिंग पॉइंट से सवाल आ जाता है। एक और तीसरा सवाल है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से बनता है, तो मैं उसको डिस्कस करा रही हूं, फिर पोल वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सो यहां पर अब होता क्या है बेटा, हैलो एल्केन्स के अंदर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ड्यू टू पोलैरिटी हैलो एल्केन्स are soluble in water but they are very slightly soluble in water। तो एक्चुअली में तो हैलो एल्केन्स का बॉन्ड पोलर था, पानी भी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो एक्चुअली में तो हैलो एल्केन्स को पानी में बहुत डिसॉल्व होना चाहिए था। अगर कोई मुझसे पूछे ना प्रैक्टिकली, तो भाई हैलो एल्केन को तो धुंधुन एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से डिसॉल्व कर जाना चाहिए था पानी में, क्योंकि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड पोलर है, पानी भी पोलर है, तो दिक्कत क्या थी। पर यहाँ पर एक दिक्कत बहुत बड़ी आती है, वो आएगी अभी, तुम्हारे को भी आएगी। ठीक है, और वो आएगी कब? जब तुमने सॉल्यूशन चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तुमने 2 डेविएशन पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बताएगा जरा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता था? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। एंड जैसे जैसे बेटा आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हैलो एल्केन्स इंक्रीज, पानी में सॉल्युबिलिटी तो और ज्यादा कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे बेटा कार्बन की चेन लंबी होती जाती है, कार्बन की चेन होती है हाइड्रोफोबिक, वो पानी से दूर भागती है, तो पानी में सॉल्युबिलिटी तो वैसे ही कम थी, कार्बन एटम बढ़ेंगे तो और कम होती जाती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, मैं पहले स्टार बना दूं, ये तो दिल बन गया, अरे दिल नहीं, अब हमें स्टार चाहिए। कभी सूरज बनाएंगे, कभी चांद बनाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वाई हैलो एल्केन्स आर
आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर। हैलो एल्केन्स को बेटा आइडियली तो पानी में डिसॉल्व ज्यादा करना चाहिए था क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी थी, फिर भी देखा गया कि हैलो एल्केन्स पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहे थे। इनकी पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत कह लो कम मात्रा में ये पानी के अंदर। एक ने क्या तारीफ करी यार, क्या तारीफ करी है, वाह यार वाह। कह रहा है कि चांद तो मैम आप खुद हो, आपको बनाने की जरूरत क्या है। वाह यार वाह यार, क्या क्या बात कही तुमने, है ना। ऐसी लंबी लंबी बातें तो बहुत लोग फेंक लेते हैं, तुम में भी काफी टैलेंट है ना। चलो, तो क्या रीजन हो सकता है बेटा कि हैलो एल्केन्स पानी में कम सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है। सोचो यार, पानी में डिसॉल्व करने के लिए क्या होगा। देखो यार, अब ध्यान से समझना, ये मेरा हैलो एल्केन, मैं पहले समझा रही हूं फिर थ्योरी लिखवाऊंगी। ये है पानी, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका ए इंटरैक्शन, याद करो ये हो जाएगा बी इंटरैक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, हैलो एल्केन्स में खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पानी के अंदर खुद का काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि पानी के अंदर एच बॉन्डिंग होती है। अब अगर तो इन दोनों को एक दूसरे में डिसॉल्व होना है, यानी अगर इसको इसमें डिसॉल्व होना है, तो जो नई इंटरैक्शन बननी चाहिए पानी और हैलो एल्केन्स में बेटा, यानी जो ए बी इंटरैक्शन होनी चाहिए वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी अगर तो इनको पानी में डिसॉल्व करना था। पर होता क्या है, होता क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bonds of haloalkanes, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bonds of haloalkanes and H bonding in water, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है बेटा, ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स ऑफ हैलो एल्केन्स एंड वाटर के। अब हो क्या रहा है, हैलो एल्केन में खुद का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वाटर में खुद का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दोनों टूटना ही नहीं चाह रहे, यानी जो नई इंटरैक्शन बनती है ना पानी और आरएक्स के बीच में वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती ही नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि ए का इंटरैक्शन और बी का इंटरैक्शन मच 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 हाइयर है देन ए बी के इंटरैक्शन से, यानी नया इंटरैक्शन इतना बढ़िया ही नहीं है। हैलो एल्केन पानी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहता, नया इंटरैक्शन जब बढ़िया ही नहीं होगा, है ना। तुम ऐसे सोच लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है, एक दूसरा फ्रेंड सर्कल है, दो ग्रुप्स है, और हमें बोला कि इन दोनों ग्रुप्स में दोस्ती करानी है, पर पहले वाले ग्रुप में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, दूसरे ग्रुप में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जब उनकी खुद की दोस्ती बहुत अच्छी है तो हो सकता है नई दोस्ती दोनों ग्रुप में आपस में इतनी अच्छी हो ही ना, हो सकता है लड़ मर रहे हो, एक दूसरे को मार पीट रहे हो, है ना। तो यहां पर भी यही होता है कि बेटा हैलो एल्केन्स के अंदर खुद का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पानी के अंदर खुद का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स ऑफ हैलो एल्केन्स एंड एच बॉन्डिंग इन वाटर इज हायर than the energy released of new interaction, या is the energy released, ठीक है। So energy required is higher than the energy released due to new interactions between haloalkanes and water. सो यहां पर क्या है बेटा, आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज हायर देन द एनर्जी रिलीज्ड, है ना। बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग रही है पर नए इंटरैक्शन से एनर्जी उतनी रिलीज ही नहीं हो रही। जब नया इंटरैक्शन अच्छा हो ही नहीं रहा, एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व करना नहीं चाहते।
बात क्लियर है? जल्दी बोल दे भाई, क्या आपको ये कहानी समझ आ चुकी है? और यहीं पे आगे समराइज करते हुए हम लिख देंगे, एंड देयरफॉर हैलो एल्केन्स आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर, जल के अंदर कम सल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो पुराने बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, नया बॉन्ड जो बन रहा है बेटा वो इतना स्ट्रांग बन ही नहीं रहा, नई इंटरैक्शन इतनी बढ़िया ही नहीं हो रही हैलो एल्केन और पानी में कि वो पानी में डिसॉल्व होना चाहे। सॉर्टेड? डन है? यस, ओके। तो बेटा हैलो एल्केन्स किस में सॉल्यूबल होना चाहेंगे फिर? अगर ये पानी में नहीं होना चाह रहे तो हैलो एल्केन्स बेटा ज्यादा सॉल्यूबल किस में होते हैं? हैलो एल्केन्स आर मोर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये कैसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होना चाहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, दे आर मोर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पे बेटा बहुत ज्यादा स्टार बना रही हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। गिव रीजन वाला एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आई एम नॉट श्योर 15वां 16वां ऐसा ही कोई क्वेश्चन है। तो उसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें से एक पार्ट में यही पूछ रखा है। हैलोअरीन तो बेटा वैसे ही सल्यूबल नहीं होते, क्योंकि बेंजीन वाला पार्ट आ जाता है तो वो तो पानी में वैसे ही सल्यूबल नहीं होते। ये भी पानी में बहुत कम सल्यूबल है। ठीक है, ओके। तो सॉल्युबिलिटी से यहां से एक सवाल आता है। बस बेटा लास्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी और बची है, डेंसिटी, वो डिस्कस कर लो, फिर सवाल ही सवाल है, क्यों टेंशन ले रहे हो? सो यहां पे बेटा मैंने आपको 3 सवाल के एरिया बता दिए हैं। मैं पहले देखो तुमको पेपर लीक कर रही हूं मैं, है ना, किसी को बताना मत। तो पेपर में मैं बता रही हूं कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से सवाल आता है तो बेटा वो 3 एरिया से आता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से, दूसरा सवाल मेल्टिंग पॉइंट वाला, कहां गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट वाला, पैरा वाले से, और तीसरा सवाल आपको कहां से आता है बेटा? सॉल्युबिलिटी वाले से। 3 सवाल इन एरिया से बनते हैं। ठीक है, लास्ट है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी हमें पता है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो जो पॉली हैलो, ठीक है, जो आपके पॉली हैलो एल्केन्स होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा हैलोजन होते हैं, जो पॉली हैलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, इनकी डेंसिटी तो बेटा पानी से भी ज्यादा होती है। दे आर डेंसर देन वाटर, पानी से भी ज्यादा डेंस होते हैं। पानी की डेंसिटी हम 1 ग्राम पर सीसी लेते हैं या 1 ग्राम पर ml लेते हैं। तो अगर आप पॉली हैलोजन कंपाउंड्स देख रहे हो जिनमें 2 या 2 से ज्यादा हैलोजेंस है, जैसे डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आप नीचे आओगे बेटा, जैसे जैसे हैलोजन बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सो यहां पर आप नीचे आते हुए डेंसिटी देख रहे होगे, डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज, और ये तीनों के तीनों पानी से ज्यादा डेंस है। ठीक है, और नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा कंपाउंड का, डेंसिटी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सो क्लोरो प्रोपेन से ज्यादा डेंस है ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन से ज्यादा डेंस है आइडोप्रोपेन, क्योंकि यहां पर नीचे आते हुए मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पर क्लोरोप्रोपेन बेटा पानी से कम डेंस, इट इज लेस डेंसर देन वाटर। बट जो पॉली हैलोएल्केन्स है यहाँ पे हैलोजन का नंबर ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल का मास ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आर यू गाइज रेडी फॉर द क्वेश्चंस? जल्दी से बता दो, क्या तुम तैयार हो क्वेश्चंस के लिए?
बस डेंसिटी में बेटा ये वैल्यू नोट करने की जरूरत नहीं है, टेबल एनसीईआरटी से ही ले रखी है मैंने, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो डेंसिटी सच में बढ़ रही है, जैसे जैसे हैलोजन बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है। टेबल बेटा बोला ना मैंने रितेश, नहीं लिखना है ना, एनसीईआरटी से ही उठा रखी है, कोई मैं घर से अपने लाई नहीं हूं। कोई टेबल इंपॉर्टेंट होगी बनाने लायक होगी तो मैं जरूर बताऊंगी बनाना है, ठीक है। आर यू गाइज रेडी, है ना, आर यू गाइज रेडी? चलो चलो चलो, बेटा हैलोजन बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो तो ये तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो तुमको खुद करना है 10.6। इसके बाद पोल वाले सवाल शुरू होंगे, अभी नहीं होंगे पोल वाले। पहले पार्ट में इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो कराने हैं ना, फिर तुम कहोगे मैम इन टेक्स्ट में दिक्कत आ रही है, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कराते हो। कोई बात नहीं, अगर तुमने डेंसिटी का टेबल बना लिया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। पहले में हमें दे रखा है ब्रोमोमीथेन, स्ट्रक्चर तो बना लू क्या क्या है, ब्रोमोमीथेन हो गया CH3Br, ब्रोमो फॉर्म होता है बेटा CHBr3, क्लोरोमीथेन हो गया CH3Cl, और ड्राई ब्रोमोमीथेन हो गया CH2Br2। बोलो भाई बॉइलिंग पॉइंट का और इंक्रीजिंग में करना है तो कम से ज्यादा में जाना है हमें, कम से ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट बेटा अब देखो यहां पर मॉलिक्यूलर मास पर देखो, मॉलिक्यूलर मास, जहां मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि कार्बन तो सब में सेम है, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो मेरे को ब्रांचिंग तो है नहीं कहीं भी। मॉलिक्यूलर मास जहां पर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वहां पर ज्यादा, तो जल्दी से सोचो कहां पे मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर बताएं जल्दी से। 3141 3141 इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है तो तुमने बिल्कुल सही बताया बेटा। देखो यार सबसे कम तो बेटा CH3Cl का होगा, ये बात तो क्लियर है कि एक ही क्लोरीन है। CH3Br का उससे ज्यादा होगा क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन में बेटा ब्रोमीन का मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर जहां पर 2 ब्रोमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा, और जहां पर 3 ब्रोमीन है वहां पर यानी ब्रोमोफॉर्म का तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये हो गया ब्रोमोमीथेन, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म, ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो गया डाइब्रोमोमीथेन, और ये आपका ऑर्डर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो अगर ये कंपाउंड 1 2 3 4 है तो 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2, ये आंसर है 3142 3142। नेक्स्ट वाला करें फटाफट से, स्ट्रक्चर बना लेते हैं यार पहले, है ना। स्ट्रक्चर 1 क्लोरोप्रोपेन, ओके, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। फिर कह रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया CH3 CHCl CH3। नेक्स्ट कह रहा है बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2Br। बोलो नहीं, जल्दी बोलो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंक्रीजिंग में, जल्दी बोलो यार। इसको मार्क कर देती हूँ 1, इसको मार्क कर देती हूँ 2, इसको मार्क कर देती हूँ बेटा 3rd। या 3 कार्बन है या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है और Br भी है, तो मॉलिक्यूलर मास तो इसका सबसे ज्यादा होगा, तो मुझे इतना पता है कि 3rd का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब डिसाइड करना है 1 और 2 में, 1 और 2 में बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग मत जवाब दो ना यार, इंक्रीजिंग पूछा है।
1 और 2 में बेटा 2 में ब्रांचिंग हो रखी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, 1 का उससे ज्यादा होगा। तो 2 का सबसे कम, क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा। और थर्ड का सबसे ज्यादा, क्योंकि 4 कार्बन है, ऊपर से Br है, मॉलिक्यूलर मास इसका सबसे ज्यादा होगा। तो 2 1 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा यार, तुम डिक्रीजिंग में जवाब दे रहे हो तो फिर गलत ही जवाब दोगे ना यार। बात क्लियर है? जल्दी बोलो यार। तो ऊपर वाले में तो क्या रीजन लग रहा था बेटा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा कंपाउंड का, वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, इन दोनों में कौन सा लॉजिक लग रहा है बेटा? 2 वाले में ब्रांचिंग ज्यादा थी, ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से 2 वाले का बॉइलिंग पॉइंट 1 वाले से कम था। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 क्लोरोब्यूटेन था तो यहाँ क्लोरो ही आएगा, तो भी उसी का ज्यादा होगा, तो भी तो बेटा थर्ड का ही ज्यादा होगा। 4 कार्बन का मास ज्यादा तब भी 1 से, मतलब 3 से तो ज्यादा तब भी 4 का ही होगा। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन है। ठीक है ठीक है ठीक है, कर दिया भाई मैंने, ठीक कर दिया कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देख लिया मैंने। ओके ओके, अब बेटा पोल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पोल वाले क्वेश्चंस के लिए तुम तैयार हो? चलो ओके, इसी के साथ पहला पोल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पोल स्टार्ट करते हैं, सिंगल चॉइस आंसर है, 30 सेकेंड आपके शुरू होते हैं। हाँ, पोल पोल ही खेलेंगे लास्ट तक। जल्दी से सॉल्व करो, इनमें से कौन सा रिएजेंट इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में नहीं बदलेगा? पोल समाप्त होता है, करेक्ट आंसर बी था। रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। ओ हो, ओ भाई इतना मारूंगी ना घर आके तुम लोगों को, जो आंसर ए दे रहे हैं 27.1%, 18% जनता अभी भी कह रही है ए है। लीडर बोर्ड देखते हैं, नीरज कुमार ने सबसे तेजी से जवाब दिया, फिर निशांत त्रिपाठी, फिर विष्णु, फिर ऋषभ, फिर गीतांश। चलो एक बार वीडियो कॉल का फीचर ट्राई करते हैं, मैंने कभी वीडियो कॉल करी तो नहीं है, आई डोंट इवन नो कि वीडियो कॉल करते कैसे हैं। कोई बताएगा हाउ डू वी वीडियो कॉल कनेक्ट करते हैं? लेट्स सी, आई डोंट नो, देखते हैं कि ये बच्चा हमारी वीडियो कॉल उठाता है या नहीं उठाता। लग नहीं रहा, ये उठा नहीं रहा मुझे लग रहा है। But I am trying this feature for the first time. No, he's not picking. मैंने तो वीडियो कॉल पहली बार करी थी यार, पहली बार में भी तुमने उठाया ही नहीं यार। दिल दिल ऐसे ना, ऐसे तुमने तोड़ दिया जिसे बोलते हैं ना, ऐसे दिल को तुमने ऐसे तोड़ दिया कोई नहीं, चलो। सो इसका आंसर बेटा देखो यार, ये तो लूकास रिएजेंट था ना बेटा, लूकास रिएजेंट तो ROH को RCl में करता है, ये भी करता है, थायोनाइल क्लोराइड भी करता है। CCl4 तो मैंने आपको बेटा कहीं भी पढ़ाया ही नहीं था, CCl4 तो हमने कहीं भी रिएक्शन में पढ़ा ही नहीं था। चलो वेबकैम नहीं होगा, अरे तो फोन तो होगा, फोन ज्यादातर बच्चे तो फोन से ही पढ़ रहे होते हैं, मुझे इतना पता है। नहीं दीपिका बेटा, मैं हरियाणा से नहीं हूं, मैं दिल्ली से हूं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पोल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन विल स्टार्ट दी पोल, 30 सेकेंड्स स्टार्ट होते हैं।
टोलिन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको प्रोडक्ट पी बताना है। ये कल की पढ़ाई हुई क्लास का टॉपिक है। हैलो अरीन्स की प्रिपरेशन से देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर मार्क कर देती हूं, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। 38.08% ने ही आंसर सही दिया। लीडर बोर्ड एक बार देख लेते हैं। निशांत त्रिपाठी, सौरभ मिश्रा, आदर्श पटेल, भुकाल, रोहित भुकाल, जय। ओके सो बेटा यार, ये क्लास का कराया हुआ सवाल है यार। क्यों 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 ऐसा कर रहे हो? जब बेटा क्लोरीन और सनलाइट आ गया तो तुम्हें बता रखा है कौन सा मैकेनिज्म लगेगा बेटा, फ्री रेडिकल। क्या लगेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। और आपका क्या बनेगा बेटा? बेंजाइल क्लोराइड बनना था। टोलीन के साथ अगर क्लोरीन है पर अंधेरे में है, डार्क में है, और एक कैटलिस्ट है आयरन, तब आपको बेटा ऑर्थो और पैरा आइसोमर मिलता है। ठीक है, अंधेरे में, क्योंकि जैसे ही रोशनी आ गई, उजाला हो गया, फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल बनेगा तो बेटा सब्स्टिट्यूशन होगी। ओके सो यहां पर करेक्ट आंसर था बेटा थर्ड वाला, सी वाला, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पोल थोड़ी और देर में स्टार्ट करती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, इस रिएक्शन में आपको बताना है इस रिएक्शन को क्या बुलाते हैं। टोलीन Br2 in the presence of FeBr3, the reaction is called as nucleophilic substitution, free radical addition, electrophilic substitution, free radical substitution. अभी भी सिर्फ 35.27% करेक्ट आंसर दे रही है। पहली बात तो बेटा बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। कृष दबास ने सही दिया, ऋत्विक, शाहिद, क्यारा, आदित्य मिश्रा ने सही आंसर्स दिए हैं। सो बेटा C6H5Br3, यार देखो तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो। अगर आपके पास बेटा हैलोजन है इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी FeBr3, आयरन हो गया। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। फ्री रेडिकल बनने के लिए आपको हीट या यूवी लाइट या सनलाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पे बेटा नॉर्मल, ये तो ऑर्थो और पैरा पर Br लग जाएगा ना, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के तो ज्यादातर रिएक्शन ही बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक तो जाता ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी होना था करेक्ट। करेक्ट आंसर कौन सा होना था बेटा? सी। अगर आपके पास सनलाइट या यूवी लाइट है, ब्रोमीन है, तब फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। पर इस केस में कोई फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं। ये तो हैलोजन कैरियर हो गया FeBr3 और Br2 हो गया। तो टोलीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा बेटा? Br लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, पोल का टाइम थोड़ा और बढ़ा देंगे। इनमें से कौन सा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर इन एसीटोन? तुमने ये गलत दिया, घर आके मारूंगी अब की बार, पहले ही बता रही हूं।
इनमें से कौन सा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर इन एसीटोन? एसीटोन में कौन सा होगा बेटा? एसीटोन में पूछा है। चलिए, अभी भी गलत गलत देने वालों की कमी नहीं है, यही तो तुम्हारा हाल होगा, है ना? बोर्ड में यही करके आना। कृष दबास, जुनेद अख्तर, प्रज्ञा, आदित्य मिश्रा, ज्ञान रंजन, इन पांचों ने, और सबसे जल्दी कृष दबास ने बहुत जल्दी आंसर दिया, 2.52 सेकेंड्स, वेरी नाइस। सो बेटा सी होगा ना यार, ये कौन सा रिएक्शन है? यहाँ पे बेटा RI मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? NaCl। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? एसीटोन। कौन सा रिएक्शन था ये? फिंकलस्टीन रिएक्शन था। स्वार्ट्स रिएक्शन में तो मैंने आपको कोई मीडियम लिखवाया ही नहीं था। आपको बेटा फिंकलस्टीन की मैंने इतनी आसान सी पहचान बताई है, NaI और एसीटोन, NaI और एसीटोन, फिंकलस्टीन होगा। NaI, RX प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में फिंकलस्टीन होता है। ये कोई हैलोजन एक्सचेंज नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया आपको, ये भी नहीं पढ़ाया बेटा। स्वार्ट्स में भी जो ये कंपाउंड होता है इसमें फ्लोरीन होना चाहिए, AgF होना चाहिए था। चलिए, और एक कह रहा था आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाई है, तो बेटा कल की क्लास में जरा वापस जाना, जहां पे मैंने हैलोरीन का पहला प्रिपरेशन कराया था, मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि बेंजीन का जो ये रिएक्शन हो रहा है हैलोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पोल स्टार्ट कर रहे हैं। C6H5N2Cl in the presence of Cu2Cl2HCl, इस रिएक्शन को क्या बुलाते हैं? सैंडमेयर, स्वार्ट्स, वुड्स फिटिग, फिंकलस्टीन। ये तो गलत मत देना, कम से कम कुछ तो इज्जत रख लो आज की क्लास की पढ़ाई हुई की। हो गया यार, पोल है ना। तीस सेकेंड बहुत है वैसे इस क्वेश्चन के लिए। चलो, ए करेक्ट है, शो रिजल्ट्स। फिर भी थैंक यू, 62% ने तो कम से कम सही आंसर दिया। लीडर बोर्ड पे प्रियांश शुक्ला, आदित्य कुमार, सत्यम कुमार, आस्था, खोली राजकुमार, वाह वाह, क्या नाम है, क्या नाम है। सो एक नया नाम दिखा, प्रियांश शुक्ला, नाइस, बहुत जल्दी जवाब दिया। सो बेटा ये वाला आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? सैंडमेयर रिएक्शन है ना। Cu2Cl2 कॉपर +1 का सॉल्ट है, तो सैंडमेयर CuHCl होता तो गेटरमैन हो जाता। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनमें से कौन से कंपाउंड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? स्टार्ट कर रही हूं सवाल, पोल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ओके। इनमें से कौन से का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? पेंटाइल क्लोराइड, टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। छुट्टी तभी होगी जब सारे पोल वाले सवाल होंगे। तुमको पोल वाले सवाल करने थे तो आज पोल वाले सवाल होंगे। जल्दी से जवाब दो बेटा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा? चलो, ना 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 ना, आंसर तो बी है। अब देख लेते हैं किसी ने सही दिया। 30% लोगों ने सही आंसर दिया, गलत वाले काफी थे। विष्णु चौधरी, नीरज, तन्मय, अक्षय एंड रोहित भुकाल ने सही आंसर दिए। बेटा देखो, पेंटाइल क्लोराइड तो नहीं होना था, क्योंकि पेंटाइल क्लोराइड के अंदर तो बट अंडरस्टूड वाली बात थी 5 कार्बन है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है, आपको क्लास में करा रखा है बेटा,
ये टर्शरी ब्यूटाइल है, हाइड्रोजन खुद सजा लेना। ये आइसोब्यूटाइल होगा, एक सेकेंड, ये हो गया बेटा आपका आइसोब्यूटाइल वाला ग्रुप और उस पे Cl लगा, और एन ब्यूटाइल हो गया CH3 CH2 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 Cl। तो बेटा इस वाले में, टर्शरी वाले में, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा। इन तीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, तीनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। टर्शरी वाले में क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट कर रहे हैं, पोल वाला ही सवाल है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है अल्काइल हैलाइड्स के लिए। 30 सेकेंड कर लेते हैं टाइम अब। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर अल्काइल हैलाइड, ये तो सही बता दो, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर अल्काइल हैलाइड्स, नाइस, काफी लोगों ने फिर भी सही दिया। नीरज, आदित्य, ऋत्विक रंजन, खोली राजकुमार, रोहित प्रजापति। तो इसका आंसर बेटा बी होगा C2। देखो एल्काइल ग्रुप सेम है तो आपको बताया RI का सबसे ज्यादा, RBr का उससे कम, RCl का उससे कम होगा। ठीक है, ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। लास्ट क्वेश्चन और है पोल का। Which of the following statements about alkyl halides is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अल्काइल हैलाइड के लिए सही है? पोल स्टार्ट कर रहे हैं। चलो 56 ने पर्सन ने सही जवाब दिया। ऋत्विक, शौर्य दिस साइड, नीरज, सौरभ मिश्रा, उदय कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। हमसे करेक्ट पूछा, दे शो एच बॉन्डिंग, ऐसा मैंने आपको नहीं पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी गलत है। पानी में कहाँ सॉल्यूबल थे, बहुत कम सॉल्यूबल थे, ना की मात्रा में, स्लाइटली। दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हाँ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी पोलर बॉन्ड, ये गलत है बेटा। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होता है। तो करेक्ट खाली एक ही स्टेटमेंट है, दैट दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। होमवर्क में भाई जितना आज पढ़ाया है, कल क्लास और है, कल की क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जितना अभी तक 5 क्लास में पढ़ा दिया है, प्लीज 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 रिवाइज करके आना। इसके अलावा बेटा आप एनसीईआरटी चैप्टर 10, मेरे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी पीडीएफ है, आप नई वाली के हिसाब से लगा लेना, शुरू के 10 पन्ने हो गए एनसीईआरटी के, यानी 289 से 299 तक पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल 1 से 4, इन टेक्स्ट 1 से 6, बैक एक्सरसाइज का 1 से 7 और साथ में क्वेश्चन 18 भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल कल की क्लास में करेंगे किसी को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।